Hello guys, this is Kishore. Welcome to Advanced Nursing Classes. Today we will discuss about growth and development and इसका फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट पोर्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉर्मल ग्रोथ क्या है, उसको हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. वो है ग्रोथ चार्ट. ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ग्राफ, उसको ग्रोथ चार्ट कहा जाता है. और ये यूज कब होता है? एक बेबी का हाइट एंड वेट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अगर हम मॉनिटर करके रखना चाहते हैं तो उसको हम यूज करते हैं. ओके, और इसका अदर नेम क्या है? रोड टू हेल्थ चार्ट. ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, कि ग्रोथ चार्ट का अदर नेम क्या है, तो वो है रोड टू हेल्थ चार्ट. तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट. तो फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर क्या है? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स. इसके रिलेटेड हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था. तो डाउन सिंड्रोम जो कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, एडवर्ड सिंड्रोम जो कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18 एंड पटो सिंड्रोम जो कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13. ओके, देन आता है मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम. मोनोसोमी क्या है? वन मेंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर इज एब्सेंट. तो गाइस हमको पता है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने पेयर क्रोमोसोम रहते हैं? टोटल 23 पेयर. और अगर हम उसको बाय नंबर काउंट करेंगे तो वो कितना होता है? वो होता है 46. तो ये जो है वो पेयर में से एक मेंबर मिसिंग रहता है, उसको बोलते हैं मोनोसोमी. तो इसका एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम क्या है? इसमें इस सिंड्रोम में मेनली फीमेल बेबी अफेक्टेड होते हैं जो कि हमारा एक एक्स क्रोमोसोम के साथ जन्म लेते हैं वो, ठीक है. उनमें क्या रहता है? वाई एब्सेंट रहता है. तो ये एक्स वाई क्या है? इसको हम क्रोमोसोम पेयर नंबर 23 के हिसाब से जानते हैं और इसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, ठीक है. तो जो फीमेल कैंडिडेट, जो फीमेल बेबी इसमें बर्थ लेते हैं वो क्या होते हैं? सिर्फ उनमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और वाई क्रोमोसोम उसमें एब्सेंट रहता है. ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं. तो इसको क्या बोला जाता है? टर्नर सिंड्रोम. ये क्यों होता है? ये मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम के कारण होता है. ओके, देन आता है डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम्स. तो डिलीशन क्या है? इसमें क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट जो पेयर रहता है, क्रोमोसोम पेयर, उसका कुछ सेगमेंट क्या होता है? मिसिंग होते हैं. तो उसका एग्जाम्पल है क्राइड चार्ट सिंड्रोम, जिसको हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़े थे. और इसका अदर नाम क्या है? कैट्स क्राई. ओके, तो ये अबनॉर्मलिटी कौन सी क्रोमोसोम पेयर के कारण होता है? इसमें क्या होता है? 5th नंबर पेयर क्रोमोसोम का एक चेन मिसिंग रहता है इसमें. ओके, देन वुल्फ हिर्स्चोन सिंड्रोम. इसमें क्या होता है? 4th पेयर का एक चेन मिसिंग रहता है. देन आता है विलियम सिंड्रोम, जिसमें 7th नंबर पेयर का एक चेन मिसिंग रहता है. देन आता है डी जॉर्ज सिंड्रोम, जिसका 22 नंबर पेयर का एक क्रोमोसोम मिसिंग रहता है. ओके, देन आता है ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन मीन्स ये जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम का, ये एक पेयर में से एक मेंबर अपना पेयर को छोड़ के दूसरा पेयर ज्वाइन कर लेता है, ठीक है. उसका एक एग्जाम्पल है नीलफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें ज़्यादातर मेल बेबी अफेक्टेड होते हैं. और कैसे वो जन्म लेते हैं? वो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के साथ जन्म लेते हैं. हम +2 के लेवल में पढ़े हैं कि जो फीमेल बेबी होते हैं उनमें कौन कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? उसमें पाया जाता है एक्स एंड एक्स, एंड मेल बेबी में एक्स एंड वाई, ठीक है. तो नीलफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें मेल बेबी जो जन्म लेते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम मिलता है, ठीक है. तो ये था कुछ जेनेटिक फैक्टर्स. देन मैटरनल फैक्टर्स क्या है? मैटरनल न्यूट्रिशन. मदर का अगर न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक से वो नहीं लिया होगा, न्यूट्रिशन ठीक से उसको नहीं मिला होगा, तो वो बेबी के नॉर्मल डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं. देन आता है एक्सपोजर टू ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स. अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर अगर किसी ड्रग या टॉक्सिन को इंटेक्ट किया होगा या उसके साथ एक्सपोजर हुआ होगा तो वो बेबी के नॉर्मल डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे.
देन आता है इन्फेक्शन, अगर मदर को कुछ इन्फेक्शन होगा तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा डेवलपमेंट के लिए बेबी का। ओके, देन पोस्टनाटल फैक्टर्स। पोस्टनाटल फैक्टर्स में क्या होता है, आफ्टर न्यूनेटल पीरियड अगर बेबी को पुअर फीडिंग और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की कंडीशन को फेस करना पड़े तो वो उसका डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देन आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी में क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है जब नेक्स्ट क्लास से हम डिजीज पोर्शन कवर करने लगेंगे तो इसको भी हम कवर करेंगे। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे वो हम 1 बाय 1 पेडियाट्रिक का सारा डिजीज पोर्शन को कवर करते जाएंगे और आपका पूरा सिलेबस को कवर करवाएंगे। तो आप केयरफुली हर वीडियो को अटेंड कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, उसके बाद आता है इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो अगर बेबी को कुछ इन्फेक्शियस डिजीज होगा तो भी उसको नॉर्मल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा। और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स लाइक रेडिएशन और केमिकल, ऐसा कुछ एजेंट के कांटेक्ट में बेबी आता है तो वो भी उसका डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये था कुछ फैक्टर्स जो बेबी के नॉर्मल डेवलपमेंट में बैरियर क्रिएट करते हैं। ओके, देन आता है असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि हम पढ़ा था असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, लाइक दैट हम देखेंगे कौन सी एज की स्टेज में बेबी क्या क्या डेवलपमेंट को एक्वायर करता है। तो फर्स्ट वन इज ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर मीन्स इट इज़ द एक्वायर्ड ऑफ वेरियस एबिलिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो बेबी के चाइल्डहुड में वेराइटीज ऑफ एबिलिटीज को एक्वायर्ड करने को ग्रोस मोटर कहा जाता है। तो बेबी कौन सी मंथ में क्या डेवलपमेंट को एक्वायर्ड करता है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो 3 मंथ्स में बेबी क्या करता है, नेक को होल्डिंग करता है। ठीक है, अपने नेक को वो स्टेबलाइज करके रख सकता है। 5 मंथ्स में क्या होता है, रोल्स ओवर, मतलब उसको हम सुपाइन पोजीशन में सुला दें तो वो क्या करता है, थोड़ी देर में साइड लाइन पोजीशन में चला जाता है एंड देन प्रोन पोजीशन में, उसको बोलते हैं रोल्स ओवर। देन 6 मंथ में क्या करता है, सीट इन ट्राइपॉड फैशन, अगर हम उसको नीचे बैठा दें तो वो फिर दोनों लेग के बीच में अपने हाथ रख के वो बैठ जाता है। ठीक है, देन सॉरी 8 मंथ में क्या करता है, सिटिंग विदाउट सपोर्ट। 8 मंथ में बेबी विदाउट एनी सपोर्ट वो बैठ पाता है। 9 मंथ में स्टैंड्स विथ सपोर्ट। 9 मंथ्स में जब वो धीरे धीरे खड़ा होने के लिए कोशिश करता है, उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है। तो अगर वो सपोर्ट उसको मिल जाए, कुछ सपोर्ट ऑब्जेक्ट हो या कुछ चीज़ का सपोर्ट मिल जाए तो वो खड़ा रह सकता है। देन 12 मंथ्स में क्या होता है, क्रिप्स वेल वॉक्स बट फॉल, स्टैंड विदाउट सपोर्ट। तो 12 मंथ में अच्छे तरीके से वो क्रिपिंग कर सकता है, दैट मीन्स रेंगना जिसको बोलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है और बीच बीच में गिर जाता है। बट इस स्टेज में क्या होता है, वो विदाउट सपोर्ट खड़ा हो पाता है। देन 15 मंथ्स में क्या करता है, वॉक्स एलोन क्रिप्स ऑफ स्टेयर, वो अकेला चल सकता है और रेंगते रेंगते वो सीढ़ियों में चढ़ सकता है। 18 मंथ्स में क्या होता है, रन्स एंड एक्सप्लोर्स ड्रॉर्स। 18 मंथ्स में वो दौड़ सकता है और ड्रॉर्स, घर के जो ड्रॉर्स हैं उसमें क्या क्या सामान है उसको जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी उसके मन में रहता है। 2 ईयर्स में क्या होता है, वॉक्स ऑफ एंड डाउन स्टेयर एंड जंप्स। 2 ईयर्स में वो धीरे धीरे करके सीढ़ियों में ऊपर चढ़ सकता है और नीचे भी उतर सकता है। बट इसमें क्या होता है, वो दोनों पैर एक साथ यूज करता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव फीट यूज नहीं कर सकता। 3 ईयर्स में क्या होता है, राइड ट्राईसाइकिल्स, वो ट्राईसाइकिल चला सकता है और ऑल्टरनेटिव फीट यूज करके अपस्टेयर चढ़ सकता है। बट उतरने के लिए उसको दोनों फीट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन 4 ईयर्स में ये क्या होता है, उतरने के लिए भी ऑल्टरनेटिव फीट्स का यूज वो कर सकता है 4 ईयर्स में। ओके, एंड होप्स ऑन 1 फीट, 1 फीट में खड़ा रह सकता है। देन आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। इट इज़ द प्राइमरी डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स इन कोऑर्डिनेशन टू द एज। तो इसमें क्या होता है कि अपना जो स्किल्स हैं उसको वो अपना जो वेरियस एज स्टेज में उसको वो एक्वायर्ड करता है। ठीक है, तो 4 मंथ्स में क्या करता है, बाई डेक्स्ट्रस रीच।
तो उसको हम कुछ ऑब्जेक्ट देंगे पकड़ने के लिए, कुछ सामान देंगे उसको, वो क्या करता है पकड़ने के लिए दोनों हाथ का यूज करता है। बट 6 मंथ में ये क्या होता है यूनिडेक्स्ट्रस, मीन्स 6 मंथ में वो एक ही हाथ में वो ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है। 9 मंथ्स में क्या होता है इमैच्योर पिंसर ग्रैप्स। पिंसर ग्रैप्स मतलब अपना थंब का टिप एंड इंडेक्स फिंगर का टिप यूज करके वो किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, बट ठीक से पकड़ नहीं पाता 9 मंथ्स में। बट 12 मंथ में ये मैच्योर पिंसर ग्रैप हो जाता है, मतलब ठीक से पकड़ पाता है। तो 15 मंथ्स में इमिटेट स्क्रिबलिंग टावर्स ऑफ 2 ब्लॉक्स। 15 मंथ में क्या करता है, अगर हम कुछ उसको ब्लॉक्स देंगे खेलने के लिए तो वो दो ब्लॉक्स यूज करके कुछ बना सकता है टावर शेप का, जो कि 18 मंथ्स में वो ब्लॉक्स नंबर कितने हो जाते हैं 3 ब्लॉक्स यूज करके वो टावर शेप बनाने लगता है। 2 इयर्स में क्या करता है टावर्स ऑफ 6 ब्लॉक्स और वर्टिकल एंड सर्कुलर स्ट्रोक्स। तो ये जो 2 इयर्स में ये 6 ब्लॉक्स यूज करके टावर शेप बना सकता है। 3 इयर्स में क्या करता है 9 ब्लॉक्स यूज करके टावर शेप बना सकता है। और अगर हम उसको किसी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, कॉपी करने के लिए, तो वो ड्रॉ कर सकता है। ये लाइन गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, कि कौन सी एज में बेबी सर्कल को कॉपी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 3 इयर्स में। 4 इयर्स में क्या होता है कॉपीज क्रॉस। अगर हम उसको क्रॉस ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे तो वो उसको कॉपीज कर सकता है। और 5 इयर्स में कॉपीज ट्राइंगल एंड गेट्स विथ ब्लॉक्स। सो 5 इयर्स में मल्टीपल नंबर्स ऑफ ब्लॉक्स यूज करके वो गेट शेप का कुछ भी डिजाइन कर सकता है और ट्राइंगल को भी कॉपी कर सकता है। ओके, देन आ गया पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद हम देखेंगे पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट क्या क्या है। ये पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट को हम अडेप्टिव एंड सोशल माइलस्टोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस एज में 2 मंथ्स के एज में बेबी क्या करता है, इसमें सोशल स्माइल देता है। अगर कोई उसको बुलाता है या उसके पास जाके बात करता है तो वो सोशल स्माइल देता है। 3 मंथ्स में रिकॉग्नाइज मदर एंटिसिपेट फीडिंग, ठीक है। तो 3 मंथ्स में क्या होता है वो अपनी मदर को पहचान सकता है, और अगर मदर फीडिंग के लिए ऑफर करे तो वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। देन 6 मंथ में रिकॉग्नाइज स्ट्रेंजर एंड स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या करता है 6 मंथ के एज में वो बाहर का मेंबर और फैमिली मेंबर को रिकॉग्नाइज कर पाता है, ठीक है। और अगर स्ट्रेंजर्स कुछ एंजाइटी टाइप का एक्टिंग करें या उसको कुछ ऐसा लगे कि कोई गुस्सा कर रहा है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो 9 मंथ्स में क्या होता है वो बाय बाय, वो अपना हाथ हिला के बाय बाय कर सकता है। 12 मंथ में कम्स व्हेन कॉल्ड प्लेज सिंपल बॉल गेम। ओके, 12 मंथ में क्या होता है जब कोई बुलाता है वो पास आता है और सिंपल बॉल अगर उसको दे दिया जाए तो वो खेलना शुरू कर देता है। देन 15 मंथ्स में क्या करता है वो जार्गन मीन्स अननेचुरल साउंड कुछ निकलता है जो कि दूसरों को समझने में प्रॉब्लम होता है, उसको जार्गन बोलते हैं, ठीक है। 18 मंथ्स में कॉपीज पेरेंट्स इन टास्क। पेरेंट्स या घर के मेंबर कुछ भी अगर कर रहे होते हैं तो उसमें वो उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। देन 2 इयर्स में वो फूड के लिए पूछता है, ड्रिंक के लिए पूछता है, दैट मीन्स पानी चाहिए, टॉयलेट जाना है, ये सब 2 इयर्स में वो करता है। देन 3 इयर्स में शेयर टॉयज, वो अपने खिलौने दूसरे बच्चों के साथ, उसकी जो एज ग्रुप है उनके साथ शेयर करता है और अपना फुल नेम एंड जेंडर को भी बोल सकता है। देन 4 इयर्स में प्लेज कोऑपरेटिवली इन ए ग्रुप, गोज टू टॉयलेट एलोन। देन 4 इयर्स में क्या करता है एक ग्रुप में सबके साथ कोऑपरेट करके खेल सकता है और अकेला टॉयलेट जा सकता है, ठीक है। देन 5 इयर्स में हेल्प इन हाउस होल्ड टास्क, ड्रेस एंड ऑन ड्रेस। तो 5 इयर्स में क्या करता है पेरेंट्स और
घर के कोई भी मेंबर्स अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें वो हेल्प कर सकता है और अपना ड्रेस खुद चेंज कर सकता है। ठीक है। देन आ गया लैंग्वेज विजन एंड हियरिंग माइलस्टोन। इसमें क्या होता है, 1 मंथ में वो अलर्ट टू साउंड। ठीक है। तो इसमें अगर कोई अननेचुरल साउंड उसके सराउंडिंग में सुनाई दे तो वो अलर्ट हो जाता है, ये हम नोटिस कर सकते हैं। 3 मंथ्स में कू करके कुछ म्यूजिकल साउंड वो निकलता है। 4 मंथ्स में लाफ लाउड, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। देन 6 मंथ में मोनोसिलाबल, बा दा पा ला, ये सब 6 मंथ में बोलता है। ठीक है। 9 मंथ्स में क्या होता है, बाइसिलाबल्स, मामा बाबा दादा, ये सब 9 मंथ्स में बोलता है। देन 12 मंथ्स में 1 to 2 वर्ड विथ मीनिंग बोल सकता है। देन 18 मंथ्स में 8 से 10 वर्ड वोकाबुलरी का वो बोल सकता है। 2 ईयर्स में 2 to 3 वर्ड्स सेंटेंस, ठीक है, जो कि शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं उसको वो बोल सकता है। और आप, मैं, ये सब, आई मी यू, ये सब वो बोल सकता है। देन 3 ईयर्स में आस्क क्वेश्चंस, नोज फुल नेम एंड जेंडर। 3 ईयर्स में क्या करता है, वो क्वेश्चन पूछता है एंड अपना फुल नेम और जेंडर पता करने की कोशिश करता है। देन 4 ईयर्स में से सॉन्ग्स और पोएम, ओके, टेल स्टोरीज। 4 ईयर्स में गाना भी गाता है और स्टोरीज भी कहने लगता है। 5 ईयर्स में आस्क मीनिंग ऑफ वर्ड्स। 5 ईयर्स में क्या करता है, अगर कुछ वर्ड उसको प्रॉब्लम होता है समझने के लिए तो वो पूछता है। ओके। देन आ गया ये स्टेज ऑफ सोशल प्ले एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे अभी कौन सी स्टेज में क्या क्या प्ले वो करता है, कौन सा गेम खेलता है, किस टाइप का गेम खेलता है। तो अभी हम जो डिस्कस किए वो था कुछ माइलस्टोन और फैक्टर्स जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं। तो स्टेजेस ऑफ प्ले को इजीली याद रखने के लिए यहाँ पे आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मेंशन किया हूँ जो कि है स्पाइका। ठीक है। एस स्टैंड्स फॉर सोलिटरी, पी स्टैंड्स फॉर पैरेलल, आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी, सी स्टैंड्स फॉर कोऑपरेटिव एंड ए स्टैंड्स फॉर एथलेटिक। ओके। सो solitary means baby try to get everything from their surrounding for keep it in mouth. Okay, so that is KEEP, some printing mistake है कुछ। तो बेबी अपना सराउंडिंग में जो भी कुछ दिखता है उसको पाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ उसको मुंह में टच करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। ये कब होता है, अप टू 1 ईयर। ठीक है। एंड पी फॉर पैरेलल, इसमें क्या होता है, दे प्ले टू नेक्स्ट अदर एंड मे वॉच व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड देम। तो इसमें क्या करते हैं, वो 1 by 1 खेलने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसमें वो अपनी एज ग्रुप के साथ अपनी टॉयज शेयर करते हैं और एक बेबी अपना खेल कंप्लीट करेगा, देन फिर नेक्स्ट बिगिन करता है। ठीक है। और अपने सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं इसमें। देन इमेजिनरी में क्या होता है, वो इमेजिन करते हैं, अपने हिसाब से वो कैरेक्टर चूज करते हैं और अपने हिसाब से वो उसको इमेजिन करते हैं कि नेक्स्ट हम ये खेलेंगे तो इसमें तेरा ये रोल होगा, तेरा वो रोल होगा। ये कैरेक्टर सब अपने हिसाब से रोल प्ले टाइप का कैरेक्टर अपने हिसाब से वो इमेजिन करते हैं और ग्रुप में खेलना शुरू करते हैं, जो कि कब होता है, 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज में होता है। ठीक है। देन सी फॉर कोऑपरेटिव, इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज दे प्ले इन ग्रुप बाय कोऑपरेटिंग ईच अदर। ठीक है। इसमें क्या होता है, वो ग्रुप में खेलते हैं और अपने ग्रुप के जो अदर मेंबर्स हैं उसके साथ कोऑपरेट करते हैं खेलने में। ठीक है। ये कब होता है, 6 से 12 साल के बीच होता है।
देन द लास्ट वन इज एथलेटिक। एथलेटिक में क्या होता है, इसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब खेल खेलते हैं जो कि 12 से 18 साल की उम्र में होता है और उससे ऊपर अडल्ट एज में। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आज ये सेकंड पार्ट था। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। ओके, सो हम फर्स्ट पार्ट में देखें असेसमेंट ऑफ ग्रोथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ। सेकंड पार्ट में हम देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट और बेबी का जो है नॉर्मल माइलस्टोन, कौन सी एज में क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमको ये रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करना है गाइस। ठीक है, ताकि अपकमिंग भी जो एग्ज़ाम आएगा उसमें हम अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है, और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे सब, उसमें हम सिस्टमिक वाइज डिजीज पोर्शन कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है, आपका सिलेबस कवर करेंगे। उसके बाद हम व्यवस्था कर रहे हैं, जब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सब कुछ रेडी हो जाएगा तब आपका दूसरे सब्जेक्ट का भी हम कोर्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो रेगुलर आप वीडियो को देखते रहिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए। ठीक है, तो आज की टॉपिक में से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करना है। ओके, ताकि आगे चल के आपको रिवीजन जब होगा तब आपको इजी लगे और आप चैप्टर को ठीक से समझ पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रोमोसोमल मोनोजोमी इन फीमेल चाइल्ड। ओके, तो फीमेल चाइल्ड में क्रोमोसोमल मोनोसोमी का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द जेनेटिक कंडीशन इन व्हिच इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज एडेड। तो ये मेनली किस में देखा जाता है, ये मेल बेबी के अंदर जो हम अभी पढ़े थे, नीलफेल्टर सिंड्रोम। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 एट व्हिच एज ए मैच्योर पिंचर ग्रैप्स इज सीन। नंबर 4 व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ प्ले डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन। देन नंबर 5 व्हाट इज एज एट व्हिच एज ए चाइल्ड कैन कॉपी ए सर्कल। कौन सी एज में बच्चा सर्कल को कॉपी कर सकता है। तो ये सब क्वेश्चन आज के टॉपिक के रिलेटेड हैं जो कि 85 से 90% चांसेस रहते हैं हमेशा हर एग्ज़ाम में आने के लिए। तो इसको आप रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करते रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।